आज हम लोग एक और अलग प्रकार के वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम है आज का हमारा एरिया रिलेटेड। इसके पहले तक क्लास में हम लोगों ने एज वाले और नंबर वाले को कंप्लीट कर लिया है। एज वाला और नंबर वाला कंप्लीट करने के बाद आज हम लोग सॉल्व करेंगे एरिया रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम। और एरिया से रिलेटेड हमारे पास यहाँ पे आज टोटल 5 सवाल है। देखा जाए क्या है, और ये पाँचों का पाँचों आपके एनसीईआरटी का ही सवाल है। इस पाँचों को बना लेंगे तो फिर हमारा एरिया वाला भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखा जाए एक एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहला सवाल देखिए, और इस प्रकार के सवालों को सॉल्व करने के लिए ना, एरिया को सॉल्व करने के लिए कुछ अलग से कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है। वही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे जो हम लोग अपने चैप्टर नंबर 3 में करते थे, बस वही चीज़ है और कुछ नहीं। देखा जाए बस वेरिएबल का फर्क है, उसमें 2 वेरिएबल होता था, इसमें हमारा 1 वेरिएबल होगा। देखिए इसमें कहा गया है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। यानी कि एक प्लॉट है, एक जमीन मान लीजिए, वो जमीन रेक्टेंगल के शेप का है और उस रेक्टेंगल के शेप का जो जमीन है उसका एरिया दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। देखो यही वाला स्टेटमेंट ना आप लोगों को ज़्यादा कंफ्यूज करता है। ऊपर का समझ में आ जाता है, नीचे का भी समझ में आ जाता है। ये बीच वाला स्टेटमेंट जो होता है ना, ट्वाइस, 1 मोर, 2 लेस, इस प्रकार का सवाल इस प्रकार का वर्ड, यही आपको कंफ्यूज ज़्यादा करता है। लेकिन इसी पे आपको सावधानी बरतना है। यदि ये बन गया तो बाकी सब बन जाता है, आराम होता है। फिर उसके बाद देखिए एक एक करके सॉल्व करेंगे, हर एक पॉइंट को समझ में आएगा। सॉल्यूशन सबसे पहला देखिए, सबसे पहला तो हमारे पास एक रेक्टेंगल के शेप का एक प्लॉट है। मान लीजिए इस प्लॉट का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, चलो ए, बी, सी और डी। इसका जो एरिया है वो 528 मीटर स्क्वायर है। एरिया तो दिया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 528 मीटर स्क्वायर ये इसका एरिया दिया हुआ है। आगे बढ़िए। उसके बाद इसमें कहा गया है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। यानी कि इसका जो लेंथ है वो एक ज़्यादा है। उसके बाद और भी कुछ कहा गया है, लेकिन पहले आप हमको बताइए कि लेंथ ब्रेथ से एक ज़्यादा है, लेकिन क्या आपको पहले ब्रेथ मालूम है क्या? नहीं। तो ब्रेथ यदि हम लोगों को मालूम चल जाएगा तो लेंथ हम लोग पता कर सकते हैं उसमें एक ऐड करके। उसके बाद और भी आगे कुछ कहा गया है, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। लेकिन पहले तो हमको लेंथ ही नहीं, सॉरी, हमको ब्रेथ ही नहीं मालूम है, तो लेंथ कहाँ से मालूम चलेगा? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ब्रेथ को निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे लेट द ब्रेथ बी x, किसमें है वो? मीटर में है ना, इसको भी मीटर में कर लीजिए, x मीटर। यानी कि ब्रेथ को आपने x मीटर मान लिया। अब लेंथ का बात करते हैं, क्या कहा गया देखिए, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर। यानी कि लेंथ जो होगा LENGTH, लेंथ ऑफ द प्लॉट बी। इस प्लॉट का लेंथ क्या होगा आप समझिए ध्यान से। ब्रेथ को आपने x मान लिया, ठीक है। अब लेंथ का बात करते हैं। इसमें कहा गया द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर। यानी कि सबसे पहले लेंथ जो है ना वो एक ज्यादा है, एक हमने ज्यादा कर दिया, ठीक है। आगे देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी कि ब्रेथ का फिर दुगुना भी करो। देखिए इसका मतलब यहाँ पे हो गया 2x + 1। बात खत्म। सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं ब्रेथ का। ब्रेथ कुछ नहीं दिया हुआ था, उसको सिंपली हमने x मान लिया। मामला फंस रहा है हमारा इसमें लेंथ में। तो लेंथ में क्या कहा गया था, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर। एक मोर यानी कि एक ज्यादा हमने कर दिया, ठीक है। देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मतलब कि ब्रेथ का डबल करने के बाद भी लेंथ कितना है, एक ज्यादा है। इसको ऐसे समझिए, ब्रेथ का दुगुना करने के बाद भी लेंथ जो है ना एक और ज्यादा है। तो ये हमारा क्या हो गया, इतना मीटर हो गया क्या, रेक्टेंगुलर प्लॉट का लेंथ। कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो ब्रेथ आपने माना कितना, ब्रेथ आपने माना इसका x, और लेंथ अभी तुरंत आपने निकाला कितना, 2x + 1, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब तो हमको यहाँ पे मालूम चल गया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, एरिया हमको दिया हुआ है, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पे हमारा इसका एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। बताइए लेंथ कितना दिया हुआ है आपके पास? लेंथ है आपके पास टोटल ये 2x + 1, और लेंथ में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं किसको, ब्रेथ को।
तो ब्रेथ को आप मल्टीप्लाई कर दो, तो लेंथ इनटू ब्रेथ होता है हमारा एरिया, और एरिया पहले से दिया हुआ है 528। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लिया जाए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं ना। लेंथ हमने निकाल लिया, ब्रेथ भी हमने निकाल लिया, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, एरिया निकल जाएगा। एरिया हमको पहले से भी दिया हुआ था। अब देखिए ध्यान से, इसको कर लेंगे तो 2x² हो जाएगा प्लस x बराबर 528। 528 को जरा आप लेकर आ जाइए, 2x² प्लस x माइनस 528 बराबर 0। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया था, रिप्रेजेंट द गिवन सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, इसको आगे सॉल्व नहीं करना है, बस इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके छोड़ देना है। लेकिन आगे यदि पूछता कि इसका लेंथ बताओ और ब्रेथ बताओ, तो हम लोग इसको सॉल्व करते, लेकिन नहीं पूछा गया है। बस बोला गया है कि इसको जो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके छोड़ दो, तो हमारा आंसर यहीं तक फाइनल माना जाएगा। अच्छा, मान लीजिए यदि पूछ देता इसका लेंथ क्या होगा और ब्रेथ क्या होगा, तो क्या आप नहीं निकल जाएगा? इसको सॉल्व करने का आपके पास अब दो तरीका है, एक फैक्टराइजेशन मेथड और एक क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो जिससे आपको मन करे आप उससे बना लीजिए, लेकिन बनाना नहीं है क्योंकि सवाल में नहीं कहा गया है। बनाने वाला मिलेगा, 4 सवाल भी हमारे पास है ना, उसमें वो निकालेंगे, बस ये हमारा आंसर इतना तक काफी है। कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ, हमको मिटाना पड़ेगा क्योंकि सवाल नंबर 2 के लिए स्पेस वो कम पड़ेगा, तो उसको पहले आप लिख लीजिए। मिटा दे। सॉल्यूशन 2 देखिए, पहले तो क्वेश्चन को आप समझिए ध्यान से। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड। चलो कोई बात नहीं, इतना करने से बढ़िया है कि सबसे पहले आप एक रेक्टेंगल फील्ड बना लो। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, कुछ भी आप नाम दे दीजिए, सपोज ABCD। इसके डायगोनल का बात किया गया है, इसका मतलब आप क्या करो, एक इसका डायगोनल खींच दो यहां से यहां, ठीक है। अब देखो सवाल को पकड़ना, सवाल में क्या कहा गया है? सवाल में कहा गया है द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर, 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। रेक्टेंगल में शॉर्टर साइड हमारा कौन सा होता है? इसका ब्रेथ, यानी कि ये वाला साइड क्या होता है? शॉर्टर होता है, और शॉर्टर साइड को आप क्या मान लो? x मान लो। तो अब जरा आप बताइए, खुद इसको पढ़ के बताइएगा, शॉर्टर साइड को आपने x माना तो डायगोनल क्या कहा गया है? 60 मीटर मोर है, यानी कि 60 मीटर ज्यादा है शॉर्टर साइड से, यानी कि डायगोनल कितना होगा अब हमारा? x प्लस 60, बस बात खत्म। तो ये डायगोनल हमारा ऑटोमेटिकली यहाँ पे x प्लस 60 हो गया, इसमें तो कोई डाउट नहीं। लेकिन इसको सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा कि इसके ब्रेथ को आपने क्या माना है? x माना है। तो आप यहाँ पे पहले वही काम कर लीजिए, let the breadth of rectangular field be x। सारा वैल्यू हमारा किस में है? मीटर में है क्या? हाँ, तो x मीटर हो गया। तो रेक्टेंगुलर फील्ड के ब्रेथ को सबसे पहले आपने x माना, और रेक्टेंगल में शॉर्टर साइड हमारा यही होता है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा x प्लस 60 होगा, क्योंकि शॉर्टर साइड से 60 वो ज्यादा है, तो x प्लस 16 हो गया। आगे बढ़ते हैं सवाल में, और क्या कहा गया देखिए, इफ द लॉन्गर साइड, लॉन्गर साइड का मतलब किसका? लेंथ का बात कर रहा है। अब इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, अब लेंथ भी 30 मीटर ज्यादा है किससे? उसके शॉर्टर साइड से। इसका मतलब बताइए कितना हो गया? अब x प्लस 30, बात खत्म, बस बन गया। उसके बाद क्या कहा गया है? हाँ, फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। अब आपको इस फील्ड का साइड बताना है, यानी कि लेंथ और ब्रेथ बस निकालना है। चलिए निकालते हैं। देखो, अच्छा एक बात पहले आप हमको बताइए, रेक्टेंगल के चारों एंगल कितने होते हैं? 90 90 90 के बराबर होते हैं। यहाँ पे अब आपको कुछ दिख गया होगा, पाइथागोरस थ्योरम नजर आ रहा है? बिल्कुल, है ना, उसी से हमारा ये सवाल बनेगा। तो यहाँ पे अब आप लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम
पाइथागोरस थ्योरम यदि हम यहाँ पे लगाते हैं तो हमारा क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस डायग्राम के तहत एच स्क्वायर हमारा क्या होगा, ए सी, यही तो हमारा डायगोनल है, और इसी ये ट्रायंगल हमारा राइट ट्रायंगल है, इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या हो गया हाइपोटेनस, यानी कि इसका स्क्वायर पूरे का, इट मीन्स एक्स प्लस 60 का स्क्वायर। कोई डाउट इसमें? आगे इक्वल्स टू पी स्क्वायर। परपेंडिकुलर आप किसको मानना चाहते हो, आप इसको भी मान सकते हैं या फिर आप इसको भी मान सकते हैं। चलो हम लोग इसी को मान लेते हैं परपेंडिकुलर। क्या करो, बस इसी को ना उठा के ऐसे बना दो, हाँ इस प्रकार से बना दो, बस बात खत्म। क्या ये हमारा ऐसे नहीं बनेगा, ये हमारा सी हो गया और ये हमारा डी और ये हमारा ए। बस हमने क्या किया, ये वाला जो है ना हमारा राइट ट्रायंगल इस तरीके से भी लेटा हुआ है, बस इसको इसे सीधा कर देंगे तो ये हमारा बन जाएगा, है कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलो तो इस हिसाब से आपका ये हो गया हाइपोटेनस यानी कि एक्स प्लस 60, और इसको आप सी डी को मान लो परपेंडिकुलर यानी कि एक्स प्लस 30 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब एक्स का स्क्वायर, बस हो गया। अब इसको हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, अब चाहे तो इतना भी रहने दो। आगे अब यहाँ पे आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर नजर आ रहा है, तो सिंपली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू, यहाँ पे भी आपको वही नजर आ रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे हमारा सिंपली एक्स स्क्वायर रहेगा। इसको थोड़ा सा सॉल्व किया जाए, एक्स स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर है यानी कि 3600 प्लस ये जरा देखा जाए तो ये हमारा हो जाएगा एक्स 120 एक्स होगा। आगे देखा जाए फिर ये हमारा एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर, इट मीन्स 2x स्क्वायर प्लस ये 30 का स्क्वायर है यानी कि 900 प्लस ये 60x, सही है ना? चलिए आगे बढ़ा जाए। अब आप एक काम करो, क्या काम करो, यदि आप इन सबको उठाकर लेकर इधर आएंगे ना तो एक्स स्क्वायर वाला हमारा माइनस में आ जाएगा, ये माइनस में और ये पॉजिटिव में, यानी कि हमारा एक्स स्क्वायर माइनस में आ जाएगा। एक आप इसमें काम क्या करो, इसी सबको उठा के उधर लेकर चल जाओ, तो ये तो हमारा सेम टू सेम रहेगा, 2x स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x, इसमें कोई बदलाव नहीं। अब इन सबको उठा के उधर लेकर जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3600 और फिर माइनस 120x बराबर 0। अब ये थोड़ा सा सॉल्व करना आसान हो गया हमारे लिए। देखिए ये हमारे पास 2x स्क्वायर है और ये सिंपली एक्स स्क्वायर है लेकिन माइनस में, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस यानी कि केवल एक्स स्क्वायर। इसका काम खत्म, इसका भी काम खत्म। अब आप काम कर लो किसका, एक्स वाले का। ये हमारा 60x और ये हमारा माइनस 20x, इट मीन्स माइनस 60x, ठीक है, इसका भी काम खत्म। अब हमारे पास ये 900 है और ये हमारे पास 3600 है, 3600 में 900 को आप माइनस कर दो डायरेक्ट, तो 0 0 और 16 में 9 जाएगा तो 7 और 2 यानी कि माइनस 2700 बराबर 0। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला इक्वेशन आया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है, ये अभी हमारा बिल्कुल ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व किया जाए। हम लोग इसको ना कोशिश करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से क्योंकि थोड़ा सा आसान लग रहा है। माइनस 2700 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2700 एक्स स्क्वायर आएगा। अब इसको ऐसे 2 नंबर में ब्रेक कीजिए जिसको मल्टीप्लाई करने पे इतना आ जाए और ऐड करने पे माइनस 60x आ जाए। तो मेरे हिसाब से आप क्या करोगे मालूम है, 90 और 30 करो, 90 और 30 करो, ये बड़ा आसान भी था। 90 और 30 देखो तो जरा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे तो हमारा माइनस 60x आ जाएगा। लेकिन ये हमारा माइनस में है और ये भी हमारा माइनस में है, तो बताइए अब हमारा इसमें क्या करना चाहिए, किस में माइनस का साइन देना चाहिए? नहीं, दोनों में माइनस देंगे तो ये प्लस आ जाएगा ना, इट मीन्स हम, हाँ माइनस होगा हमारा 90 में, क्योंकि अब यदि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस 60x आएगा।
तो यहाँ पे हमने स्प्लिट कर लिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 बराबर 0। अब इसका ग्रुपिंग किया जाए, एक्स स्क्वायर माइनस 90x को आप एक साथ लिख लो, प्लस 30x माइनस 2700 को आप एक साथ लिख लो। कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ा जाए। अब इसमें आपको कॉमन क्या दिख रहा है, x बच गया, x माइनस 90, इसमें कॉमन दिख रहा है आपको 30, इसमें बच जाएगा x माइनस 90 बराबर 0। हमारा हो जाएगा पहला x प्लस 30 और दूसरा हो जाएगा x माइनस 90 बराबर 0। था तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग करते थे इसमें वेन वाला काम, वेन x प्लस 30 इक्वल टू 0 और दूसरा हमारा है इसमें वेन x माइनस 90 इक्वल टू 0। इसमें होगा x का वैल्यू माइनस 30 और इसमें होगा x का वैल्यू 90। अब आपके पास दो ऑप्शन है, देखिए अब मेरी बातों का आप जवाब दीजिए। एक हमारे पास x का वैल्यू माइनस 30 आया और एक हमारे x का वैल्यू 90 आया, तो अब यहाँ पे आपका माइंड तुरंत जाना चाहिए सवाल के ऊपर। अब देखिए आपने x माना किसको था, आपने x माना था ब्रेड को ना, और इस प्रकार में ना कंफ्यूजन होता है कि सर कौन सा वैल्यू ले, माइनस वाला ले या फिर प्लस वाला ले। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ये देखो कि आपने x को माना क्या था, ब्रेड माना था आपने। और क्या कभी भी ब्रेड निगेटिव में होता है क्या? नहीं, पॉजिटिव में होता है। लेंथ हो, ब्रेड हो, एरिया हो, कभी भी नेगेटिव में नहीं होता है। इसका मतलब ये हमारा पॉजिटिव में होगा। इट मीन्स हमको यहाँ पे x का वैल्यू 90 वाला लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अब हैंड्स ब्रेड कितना हो गया, ब्रेड को आपने x माना था वो तो डायरेक्टली हमारा कितना आ गया 90, यानी कि हमारा 90 मीटर। और लेंथ थोड़ा सा पता कर लेते हैं, लेंथ कितना था हमारा, लेंथ कहाँ गया, एक मिनट, हाँ ये तो हमारा ब्रेड निकल गया और लेंथ निकाल लेते हैं। अब लेंथ हमारा x प्लस 30 यानी कि 90 प्लस 30 कितना 120 मीटर, बात खत्म हो गया। अब आप चाहें तो डायगोनल भी निकाल सकते हैं, 90 में आप 60 को जोड़ दो 150 हो जाएगा। हालांकि केवल इसमें साइड पूछा गया था तो केवल साइड के बारे में निकाल देंगे, हो गया। चलिए अब आ जाइए सवाल नंबर 3 पे, इसको मिटा दें। सवाल नंबर 3 पे आइए। देखो जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप बनाएं तो उसमें x का वैल्यू जब पूछा जाए ना तो आपके पास दो ऑप्शन होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और एक फैक्टराइजेशन मेथड। तो जो आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आसान लगे आप वो लगा दीजिएगा। जैसे हमको इस वाले क्वेश्चन में ना फैक्टराइजेशन मेथड थोड़ा सा आसान लगा इसलिए हमने ये लगा दिया। हो सकता है कि आप में से कुछ बच्चे को फॉर्मूला पे पुट करना अच्छा लग रहा होगा तो आप उस पर भी करके बना सकते हैं, आंसर हमेशा सेम आएगा। तो जब भी क्वेश्चन थोड़ा सा आसान दिख जाए फैक्टराइजेशन लगा दीजिए, क्वेश्चन हार्ड दिख जाए फॉर्मूला लगा दीजिए, ठीक है। चलिए देखा जाए सॉल्यूशन नंबर 3। पहले सवाल को पढ़िए क्या कहा गया इसमें। द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट, और यहाँ पे बात किया गया है राइट ट्रायंगल का। तो सबसे पहले आप एक राइट ट्रायंगल बनाइए। राइट ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पे 90 होता है। देखिए इसमें कहा क्या गया है, द एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट, यानी कि इसका बात कर रहा है ये। इसमें हमारा हाइट तो ये हुआ ना, तो ये हमारा एल्टीट्यूड। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, यानी कि बेस से इसका जो हाइट है यानी कि एल्टीट्यूड वो 7 सेंटीमीटर कम है। इसका मतलब क्या आपको बेस मालूम है? पहले नहीं मालूम है तो बेस को क्या मान लेंगे, x मान लीजिए। यदि हमारा बेस x हुआ तो इसका हाइट कितना होगा फिर? नहीं, माइनस का बात क्या है, लेस। द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो आपने बेस को x मान लिया तो हाइट कितना होगा x माइनस 7, बस हो गया, बन गया हमारा।
और ये हमारा हो जाएगा x माइनस 7। तो यहाँ पे आप लिख दो लेट दी बेस ऑफ राइट ट्रायंगल बी x सेंटीमीटर। इसको हमने x सेंटीमीटर मान लिया और ये हमारा x माइनस 7 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर और क्या कहा गया है, इफ द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर। अच्छा, हाइपोटेनस इसमें एग्जैक्ट 13 दिया हुआ है, एकदम एग्जैक्ट 13 सेंटीमीटर। चलो अब हमसे क्या पूछा गया, तीनों चीज हमको मालूम चल गया, बेस, हाइट और हाइपोटेनस तीनों मालूम है। आगे फाइंड द अदर टू साइड्स। देखो हाइपोटेनस हमको बिल्कुल एग्जैक्ट दे दिया और इसमें दो अलग साइड का बात कर रहा है, इसका मतलब आप बेस और इसका परपेंडिकुलर निकालो, है ना। चलिए निकालते हैं। इसमें भी हमारा लगेगा पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे आप लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यदि हम यहाँ पे लगाएंगे तो फॉर्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम का h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बताइए इस राइट ट्रायंगल के अनुसार हमारा h स्क्वायर क्या होना चाहिए, 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर यानी कि x माइनस 7 का स्क्वायर और b स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर। इसको सॉल्व किया जाए, 13 का होता है 169। यहाँ पे हमको a माइनस b का होल स्क्वायर नजर आ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, और प्लस x स्क्वायर तो यहाँ पे है ही तो वो तो रहेगा ही। आगे 169 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 7 7 जा 49 माइनस 14x। ओके, अब आप इसमें एक काम करो, इस 169 को लेकर उधर चले जाइए आप, तो ये हमारा हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x माइनस 169 बराबर 0। ठीक है, आगे बढ़ा जाए तो ये हमारा 2x स्क्वायर माइनस 14x अरेंज कर रहे हैं अभी फिलहाल। अब जरा देखो तो ये हमारा 49 प्लस में है, ये हमारा 169 माइनस में है, तो 169 में आप 49 को माइनस कर दो, 0 2 1 यानी कि माइनस 120 बराबर 0। ये हमारा अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ चुका है। लेकिन हम केवल इसको ना इतना में नहीं छोड़ेंगे, मालूम है क्यों, क्योंकि इसमें हमको 2 कॉमन नजर आ रहा है, तो 2 कॉमन नजर लगा, हाँ 2 इसमें कॉमन है तो 2 को बाहर निकाल लेंगे, बचेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। ये हमारा 2 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि 0 ही रहेगा, तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। चलिए यहाँ पे भी हम ना फैक्टराइजेशन मेथड ही करेंगे क्योंकि हमको यहाँ पे बहुत आसान लग रहा है ये। तो माइनस 60x स्क्वायर को आप 2 ऐसे नंबर में ब्रेक करो। क्यों माइनस 60 स्क्वायर लिखे वहाँ पे, क्योंकि हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा। चलिए अब बताइए इस माइनस 60x स्क्वायर को ऐसे कौन से 2 नंबर में हम ब्रेक करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पे इतना आ जाए और जोड़ने पे माइनस 7x आ जाए। बताइए कौन कौन सा नंबर होना चाहिए हमारा इसमें 60 के लिए, कौन कौन सा होना चाहिए, जरा सोचो इसके बारे में। है बड़ा आसान, जोड़ने पे आना चाहिए कितना 7x आना चाहिए। ठीक है, जरा पता करो कौन सा होना चाहिए इसमें 60 के लिए यदि है तो चलो थोड़ा सा सोचते हैं। यदि हम लोग बात करें 12 और 5, 12 5 60 बस हो गया। 12 और 5 कितना आसान निकला, यानी कि 12 और 5। चलो 12 और 5 यानी कि 12x और 5x। लेकिन अब इसमें माइनस का थोड़ा सा खेला है, उसको किस में माइनस कर दे 12 को, हाँ अब हो गया हमारा, यानी कि माइनस 12x और 5x मल्टीप्लाई करेंगे इतना आ जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो माइनस 7x आ जाएगा, बस हो गया। आगे बढ़ते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। ग्रुपिंग कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 12x को एक साथ और 5x माइनस 60 को एक साथ बराबर 0। इसमें से कॉमन हमारा क्या नजर आ रहा है
एक्स, बचेगा एक्स माइनस 12, इसमें कॉमन क्या है 5, बचेगा एक्स माइनस 12 बराबर 0। यहाँ पे हमारा पहला होगा एक्स प्लस 5 और दूसरा होगा एक्स माइनस 12 बराबर 0। इसके बाद अब आप यहाँ पे आइए, हाँ यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है अब व्हेन एक्स प्लस 5 बराबर 0 और व्हेन एक्स माइनस 12 बराबर 0। कोई दिक्कत इसमें? चलिए अब यहाँ पे एक्स का वैल्यू निकालिए। एक्स इज इक्वल टू -5 पहला होगा और एक्स इज इक्वल टू 12। अब यहाँ पे आपके पास दोबारा एक्स का वैल्यू जो है ना, एक पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में आया। तो बताइए एक्स का वैल्यू आपने माना किसको था? बेस को माना था। और क्या बेस कभी भी नेगेटिव में होता है? नहीं होता। इट मीन्स हमको बेस के लिए वो 12 पॉजिटिव वाला लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हैंस बेस इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और इसका एल्टीट्यूड कितना था? एल्टीट्यूड यानी कि हाइट x माइनस 7, इसका मतलब 12 माइनस 7 इट मीन्स 5 सेंटीमीटर। बस बात खत्म। कोई डाउट इसमें? अब चलो, तो ये भी हमको समझ में आ गया। तो ये हमारा 5 हो गया और वो हमारा 12 हो गया। तो ये भी सवाल हमारा कंप्लीट हो गया, 3rd नंबर। अब सवाल नंबर आइए 4 पे, बिठा दे उसको। सवाल नंबर 4। अच्छा, क्या ये जो हम लोग एरिया वाला बना रहे हैं, क्या इसमें कुछ अलग से कॉन्सेप्ट की जरूरत है क्या? नहीं है। बस आप सवाल को पढ़िए, उसको अपने अनुसार मैनिपुलेट कीजिए और बस उसका स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आ जाइए। अब जब एक बार आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आ गए तो फिर सवाल तो आधा हमारा बन चुका होता है। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचता है, उसके बाद फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फिर फैक्टराइजेशन मेथड। तो जो अच्छा लगे आप वो लगा दीजिए। चलो देखा जाए सवाल नंबर 4 क्या कहा गया है। इज इट पॉसिबल? अच्छा, ये पॉसिबल वाला सवाल आ गया, मतलब कि सबसे पहले इसमें कुछ गड़बड़ी होगा। और जरूरी नहीं है कि गड़बड़ी हो ही, है ना। जैसे हमने आपको इस प्रकार का सवाल एक एज वाले में भी दिया था, है ना। और एज वाले में दिया था तो उसमें हमने बताया था कि जब भी इस प्रकार का सवाल आ जाए ना तो समझ जाना कि ये पक्का उठपटांग सवाल है। और जरूरी नहीं है कि ये हर बार बन ही जाए, कभी कभी नहीं भी बनता है ना। लेकिन देखते हैं इसमें क्या कहा गया। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुव? अच्छा, मैंगो ग्रुव का मतलब क्या होता है मालूम है? मैंगो ग्रुव का मतलब है एक लाइन से मैंगो का बगीचा, मतलब कि एक आम का बगीचा में आप क्या देखते हैं, आम जहां मन तहां पेड़ रहता है क्या? नहीं, एक लाइन से रहता है, उसी को हम लोग कहते हैं मैंगो ग्रुव। ठीक है। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर? इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो यदि ऐसा हो सकता है तो निकाल के बताओ उसका लेंथ और ब्रेथ कितना है। चलो कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसमें क्या कहा गया है? हाँ, इसमें कहा गया है लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी कि लेंथ जो है वो ब्रेथ से 2 गुना है। तो क्या पहले आपको ब्रेथ मालूम है क्या? नहीं मालूम है। तो यदि ब्रेथ हमको मालूम चल जाएगा तो 2x कर देंगे तो हमको लेंथ भी मालूम चल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन नंबर 4 देखिए। इसमें जो है ना लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी कि लेंथ जो होगा वो ब्रेथ से 2 गुना होगा। तो सबसे पहले आप ब्रेथ को मान लो, लेट द ब्रेथ बी x मीटर। x मीटर हमने मान लिया ब्रेथ को। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर हमारा लेंथ कितना हो जाएगा? द लेंथ बी 2x हो जाएगा, क्योंकि साफ सवाल में कह रहा था ट्वाइस, मतलब कि ब्रेथ से लेंथ हमारा 2 गुना हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब जरा देखो तो ये आपके पास ब्रेथ है और ये आपके पास लेंथ है, और रेक्टेंगल में क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ ही उसका एरिया होता है, और एरिया तो उनको पहले से दिया हुआ है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन का मतलब सीधा सा है, इन दोनों को आपस में आप मल्टीप्लाई करोगे तो 800 के आसपास आ जाएगा। ये हमारा लेंथ और ये हमारा ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ ही होता है रेक्टेंगल का एरिया, और रेक्टेंगल का एरिया पहले से दिया हुआ है। इसको थोड़ा सा आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 2x स्क्वायर बराबर 800। अच्छा, ये सवाल में ना हमको तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाना ही नहीं पड़ेगा, ऐसे ही सवाल देखने से सॉल्व हो जा रहा है। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बराबर 800, ये हमारा 2 डिवाइड सॉरी मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400, एक्स इज इक्वल टू
रूट अंडर 400 और यहाँ पे देखो स्क्वायर उधर चला गया तो रूट में बदल जाएगा, और x इज इक्वल टू कितना 20 मीटर। अब यहाँ पे आपके पास x का वैल्यू आया है 20 मीटर, इट मीन्स ब्रेथ आ गया आपका 20 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे हैंड्स ब्रेथ इज इक्वल टू 20 मीटर, और लेंथ कितना माना आपने 2x, यानी कि 2 इंटू 20 यानी कि 40 मीटर। अब जरा यहाँ पे सोचने वाली बात है कि सर इसमें कहा गया था कि क्या ये संभव हो सकता है कि नहीं। हाँ भाई संभव हो सकता है, क्योंकि लेंथ भी हमारा निकल गया, ब्रेथ भी निकल गया और दोनों पॉजिटिव में निकला। इट मीन्स ये गिवन सिचुएशन क्या हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है, और पॉसिबल है। लेंथ और ब्रेथ पूछा गया था वो हमने निकाल दिया, बस लास्ट में लिख दो हैंस गिवन सिचुएशन कैन बी पॉसिबल, हैंस गिवन सिचुएशन कैन बी पॉसिबल। तो यहां से आपको इस क्वेश्चन से ये मालूम चल गया कि जब भी इस प्रकार का सवाल दिया हुआ है इज इट पॉसिबल, इसका मतलब ये नहीं है कि ये बनेगा ही नहीं, कभी कभी बन भी सकता है, जैसे यहाँ पे हमारा बन गया है ना। तो सवाल देख के बिल्कुल आपको पहले ना सचेत हो जाना है, लेकिन ये नहीं बैठा लेना है मन में कि बनेगा ही नहीं ये वाला सवाल, इसका आंसर ही नहीं आएगा, नहीं बन सकता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको चलना पड़ता है। कोई दिक्कत इसमें? और चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 1 हमारा लास्ट बच रहा है 5 नंबर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। 5 नंबर एक लास्ट है हमारा 5। देखिए 5 नंबर सॉल्यूशन 5। सबसे पहले आप सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे क्या कहा गया है। देखिए इज इट पॉसिबल, ये भी उसी प्रकार का सवाल है। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क, अच्छा, ऑफ पेरीमीटर इतना एंड एरिया इतना, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, यानी कि क्या ये भी संभव हो सकता है कि नहीं हो सकता है, जिसमें से पेरीमीटर और एरिया आपको दिया गया है। चलो तो जो आपके पास पहले गिवन है आप वो लिख लो। पहले पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 80 मीटर, और एरिया कितना दिया हुआ है, एरिया इज इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा हम सोचते हैं। यदि यहाँ पे ऐसा कुछ सिचुएशन दिया गया है कि पेरीमीटर दे दिया, एरिया दे दिया और लेंथ और ब्रेथ पूछ रहा है, अच्छा अब जरा सोचो, मतलब ये थोड़ा सा कॉमन सेंस वाला सवाल है, कॉमन बेसिक पे ये सवाल है। आपके पास केवल पेरीमीटर है और आपके पास केवल एरिया है, और बोल रहा है कि सिचुएशन पॉसिबल है कि नहीं है। इसके साथ ही साथ आपसे लेंथ और ब्रेथ भी पूछ रहा है। क्या पहले ये बताओ क्या लेंथ और ब्रेथ मालूम है आपको? नहीं मालूम है, तो चलो हम लोग पहले लेंथ को कुछ मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप मान लो लेट द लेंथ बी x मीटर। हमने यहाँ पे लेंथ को x मीटर मान लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप जरा देखो तो क्या पेरीमीटर आपको दिया गया है, दिया गया है, और पेरीमीटर का, अच्छा यहाँ पे देखो पहले रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, ये होता है ना। अब आप देखो यहाँ पे पेरीमीटर तो पहले से दिया गया हमको 80, उसके बाद 2 इंटू एल, एल को आपने क्या माना, लेंथ को क्या माना x माना, प्लस ब्रेथ को आपने कुछ माना नहीं माना, तो b का b यहाँ पे रहने दो, बस बात खत्म। आगे बढ़ते हैं। अब ये ऐसा क्यों कर रहे हैं पता चलेगा आपको, यानी कि केवल और केवल हमारे पास पेरीमीटर और एरिया दिया गया था, हमने बस लेंथ को x मीटर मान लिया और पेरीमीटर के फॉर्मूला पे इसको पुट कर दिया। पेरीमीटर 80 दिया हुआ है और इसका फॉर्मूला होता है, इस पे हमने वैल्यू पुट किया। लेंथ को हमने x मान लिया, ब्रेथ को हमने कुछ नहीं माना, तो b का b हमने रहने दिया। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा जो 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 80 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि x प्लस बी, और ये हमारा 40 इज इक्वल टू एक्स प्लस बी। कोई डाउट इसमें? आगे बढ़िए। अब 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू बी,
यानी कि b का वैल्यू हमने केवल यहाँ पे निकाला ब्रेथ, ठीक है। ब्रेथ हमारा कितना आया 40 माइनस एक्स। अब यहाँ पे आपके पास दो वैल्यू आ चुका है, लेंथ भी आपके पास आ चुका है x और ब्रेथ आपके पास ये पूरा तो आ ही चुका है। जब लेंथ और ब्रेथ आपको दोनों मिल चुका है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, एरिया मिलेगा, और एरिया भी हमको यहाँ पे दिया हुआ है ना। अब आगे बढ़िए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। एरिया इसका होता है रेक्टेंगल का लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया तो पहले से दिया गया हमको, कितना 400, और लेंथ कितना था बताइए, x था, इनटू ब्रेथ कितना था, ब्रेथ अभी आपने तुरंत निकाला है, हाँ यहाँ पे आप ऐसे कर लो 40 माइनस एक्स। अब एक काम कर सकते हो आप, क्या इसको ना आप पहला इक्वेशन मान लो, इसको आप फर्स्ट मान लो, और यहाँ पे आप रीजन लिख देना क्या, फ्रॉम फर्स्ट। मतलब ये हो गया कि देखो रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, और लेंथ हमने माना था x, तो x हमने लिख दिया यहाँ पे लेंथ की जगह पे, और ब्रेथ हमने यहाँ पे निकाल लिया है 40 माइनस एक्स, तो इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन से यहाँ पे डाल दिया। ये रीजन लिखना जरूरी होता है, ठीक है। अब तो थोड़ा सा आसान लग रहा होगा। अब हमारा ये बन जाएगा 400 इक्वल्स टू 40x माइनस एक्स स्क्वायर। कोई डाउट इसमें? आगे बढ़िए। अब यहाँ पे आप एक काम करो, इन दोनों को उठाकर आप इधर लेकर आ जाओ, तो 400 माइनस 40x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 0। इसको बस थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं और हम लोग अपने अकॉर्डिंग, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 बराबर 0। चलो अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, स्प्लिट द मिडिल टर्म से बनाते हैं, और ये बन जाएगा, आसान है। चलिए देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे हमारे पास 400 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 400 एक्स स्क्वायर। इसको ऐसे दो नंबर में आप ब्रेक करो, इसको मल्टीप्लाई करने पे इतना आ जाए और जोड़ने पे हमारा माइनस 40x आ जाए। कौन कौन सा नंबर होना चाहिए, सबसे इजी है, बताइए कौन कौन सा होना चाहिए, ये सबसे इजी है 20 बस बात खत्म हो गया, 20x और 20x। लेकिन इतना से काम नहीं चलेगा, ये प्लस में और ये हमारा माइनस में, इट मीन्स दोनों में माइनस करना पड़ेगा हमको, दोनों में माइनस। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, दोनों को जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आप यहाँ पे आ जाओ, तो हमने क्या किया, माइनस 40x को माइनस 20 और माइनस 20 में स्प्लिट कर दिया, तो ये हमारा बन जाएगा अब एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 20x प्लस 400 बराबर 0। आगे बढ़ा जाए, एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 20x, ब्रैकेट के बाहर माइनस हो गया तो साइन भी अंदर का चेंज हो जाएगा। तो इसमें आपको कॉमन क्या नजर आ रहा है, x माइनस 20, इसमें कॉमन है 20, तो बचेगा x माइनस 20 बराबर 0। यहाँ पे हमारा x माइनस 20 पहला हो जाएगा, और दूसरा भी हमारा x माइनस 20 ही रहेगा बराबर 0। व्हेन x माइनस 20 बराबर 0, और दूसरा भी हमारा उतना ही है, व्हेन x माइनस 20 बराबर 0। तो इसमें x का वैल्यू कितना आएगा 20, और इसमें भी x का वैल्यू 20 ही आएगा। अब तो इसमें कुछ कंफ्यूजन ही नहीं है, दोनों हमारा x का वैल्यू 20 है, दोनों पॉजिटिव है, दोनों में से कोई एक वैल्यू उठा लो, बात खत्म, ठीक है। चलिए, लेकिन इसमें क्या पूछा गया था फिर लास्ट में, लेंथ और ब्रेथ पूछा गया था। अच्छा हाँ, एक बात और, लेंथ का आपने क्या माना, x माना, तो यहाँ पे हैंड्स लेंथ इक्वल्स टू 20 मीटर हो गया, और ब्रेथ क्या माना था आपने, ब्रेथ कितना निकाला था आपने 40 माइनस एक्स, यानी कि 40 माइनस एक्स है, इसका मतलब 40 माइनस 20 यानी कि 20 मीटर। बात खत्म, कोई दिक्कत इसमें? चलो हो गया। तो ये सवाल भी हमारा कंप्लीट हो गया, लेंथ भी निकल गया और ब्रेथ भी निकल गया, बस बात खत्म। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इस तरीके से हमारा जो नंबर वाला एरिया वाला जो वर्ड प्रॉब्लम था वो भी कंप्लीट होता है, ठीक है। अगले वाले क्लास में एक दो प्रकार का और वर्ड प्रॉब्लम बच रहा है, शायद वो है स्पीड डिस्टेंस वाला बच रहा है, कुछ इस प्रकार का है, उसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। आज हम लोग अपने इस चैप्टर को खत्म करेंगे, एक और हमारा नया प्रकार का वर्ड प्रॉब्लम बच रहा है, डिस्टेंस स्पीड एंड टाइम वाला, ठीक है।
नहीं, क्वेश्चन बड़ा है लेकिन बहुत आसान भी है, ठीक है। समझिए, पहले ध्यान से समझिए। आज हम लोग अपने इस चैप्टर को ख़त्म करने वाले हैं और आज हमारा लास्ट प्रकार का वर्ड प्रॉब्लम है डिस्टेंस, टाइम और स्पीड वाला है। इससे हम 2 क्वेश्चन यहाँ पर लिए हुए और इन्हीं दोनों से दोनों कॉन्सेप्ट आपको हम समझा देंगे, ठीक है। समझिए ध्यान से। क्या है सबसे पहला क्वेश्चन, पहले ना क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से समझिए। क्वेश्चन, हाँ थोड़ा सा क्वेश्चन आपको दिखने में बड़ा लग रहा होगा, लेकिन जिस तरीके से भी हम समझाएंगे यदि आप समझ गए तो फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। समझिएगा, पहले गौर कीजिए इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है पहले, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। यानी कि एक ट्रेन है जिसको 480 किलोमीटर डिस्टेंस तय करना है, ठीक है। यानी कि एक ट्रेन है जिसको 480 किलोमीटर जाना है, ठीक है। और वो जा भी रहा है किस स्पीड से? यूनिफॉर्म स्पीड से। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है कि वो अपना स्पीड ना ही घटा रहा है ना ही बढ़ा रहा है, एक ही गति से वो जा रहा है, एकदम कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। If the speed had been 8 kilometer per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance। अच्छा, यहाँ पे जरा आप लोग लॉजिक लगाओ, कितना सही बात कहा गया है। पहला बात तो उस ट्रेन को 480 किलोमीटर जाना है, पहला बात। दूसरा बात, वो अपना बिल्कुल कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, यानी कि उसको अपना स्पीड नहीं घटा रहा है नहीं बढ़ा रहा है, पूरा आराम से वो जा रहा है, ठीक है। आगे बढ़िए फिर। इसमें कहा गया है, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। यानी कि वो क्या करता है ना, अब अपना स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर घटा लेता है। मतलब ये हो गया कि 8 किलोमीटर पर आवर वो अपना स्पीड घटा लिया। जैसे सपोज कीजिए, मान लीजिए कि वो ट्रेन पहले ना 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जा रहा था, वो अपना 8 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से घटा लिया, तो अब वो किस स्पीड से जा रहा है? 12 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जा रहा है। तो अब जरा आपको लोग खुद बताइए जरा, वो ट्रेन जा रहा होगा पहले बहुत फास्ट, अब अपना वो स्पीड घटा लिया, 8 किलोमीटर पर आवर घटा लिया, तो बताइए उसको पहुंचने में वहां पे समय कम लगेगा या ज़्यादा लगेगा? ज़्यादा लगेगा। ऑब्वियस सी बात है। जैसे मान लीजिए यदि हमको यहाँ से पटना स्टेशन जाना है और जाने हम ना क्या कर रहे हैं, बहुत फास्ट जा रहे हैं। समझ एग्जाम्पल, बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। मान लीजिए हमको यहाँ से पटना स्टेशन जाना है और हम बहुत फास्ट जा रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है कम समय में पहुँच जाएंगे। लेकिन वही यदि हम रुक रुक कर जाएंगे, बहुत धीरे धीरे जाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात हमको टाइम ज़्यादा लगेगा। तो वही यहाँ पे कहा गया है कि उस ट्रेन को 480 किलोमीटर जाना है, वो अब क्या करता है, अपना 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड अपना घटा लेता है। ऑब्वियस ये बात है, जब वो अपना स्पीड घटाएगा तो उसको जाने में समय थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। कितना समय ज़्यादा लग रहा है उसको? 3 घंटा ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रिप्रेजेंट द गिवन सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, इसको सॉल्व नहीं करना है, बस इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाके छोड़ देना है। सॉल्व करने वाला आपके पास वो वाला है, ठीक है। चलिए, हालांकि इसको यदि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में ला देंगे ना, उसके आगे आप सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले आप हमको यहाँ पे बताइए, जो पूछ रहे हैं पहले वो बताइएगा, ठीक है। क्या इसमें ट्रेन का स्पीड आपको मालूम है क्या? नहीं मालूम है, तो यहाँ पे आप ट्रेन का स्पीड मान लो, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। अब जरा समझिएगा मेरी बातों को ध्यान से। अच्छा चलो एक बात बताओ, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम ना, स्पीड इनटू टाइम होता है। यहाँ पे अब इसी फॉर्मूला से क्या आप टाइम का फॉर्मूला बता सकते हो? क्या होगा? डिस्टेंस बाई स्पीड इज इक्वल टू टाइम हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा ना 2 केस बनेगा। देखो इसको हम बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें हमारा बिल्कुल 2 केस बनेगा। वो 2 केस कौन कौन सा है पहले लिख लेते हैं। एक केस हमारा इसमें बनेगा एकदम नॉर्मल वाला, एकदम नॉर्मल बिल्कुल इजी वाला, और दूसरा इसमें बनेगा थोड़ा डिफरेंट वाला। ये मार्कर आज चल क्यों नहीं रहा है? चलो एक काम करो, एक हमारा इसमें बनेगा बिल्कुल नॉर्मल वाला, और दूसरा केस हमारा इसमें बनेगा थोड़ा सा डिफरेंट। अब ये केस है क्या, नॉर्मल और डिफरेंट, जरा समझिए ध्यान से। सबसे पहले हमने ट्रेन के स्पीड को x किलोमीटर मान लिया, ठीक है। तो अब जरा आप हमको बताइए, स्पीड को हमने
ट्रेन के स्पीड को हमने x किलोमीटर मान लिया, तो उसको जाना कितना दूर है, 480 किलोमीटर जाना है। तो आप टाइम के अनुसार यानी कि इस फॉर्मूला पे आप वैल्यू को पुट कीजिए, कितना आएगा, डिस्टेंस हमारा 480 डिवाइडेड बाई स्पीड आपने कितना माना x बराबर टाइम, यानी कि इधर वाले को आप t1 मान लो, ठीक है। और ये वाला हमारा पहला केस तब का हम लिख रहे हैं जब वो गाड़ी बिल्कुल नॉर्मल तरीके से जा रहा था, ना ही अपना स्पीड को घटाया ना ही बढ़ाया, कुछ नहीं। इसमें नॉर्मल वाले में हम क्या लिखने जा रहे हैं, नॉर्मल वाले में हम वो टाइम लिखने जा रहे हैं जिस समय वो बिल्कुल अपना समान गति से जा रहा था, ना ही अपना स्पीड बढ़ा रहा था ना ही घटा रहा था। तो उस समय पे आपने बताया कि सर टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है। उसको डिस्टेंस जाना है 480 किलोमीटर, स्पीड हमने मान लिया है x किलोमीटर पर आवर। तो इट मीन्स हमारा यहाँ पे 480 बाई x इज इक्वल टू t1 हो गया, टाइम हो गया t1। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यही काम हम इधर भी करने वाले हैं, इसीलिए हमने इसको नाम दे दिया t1। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। लेकिन अब जरा बताइए हमको, दूसरे वाले केस में वो क्या करता है, स्पीड घटा लेता है और डिस्टेंस उसको उतना ही जाना है, 480 किलोमीटर जाना है उसको डिस्टेंस। और ये हमारा क्या था, स्पीड था, लेकिन अब वो स्पीड क्या कर लेता है, अपना घटा लेता है, यानी कि कितना घटाता है, 8 घटा लेता है। तो ये हमारा क्या हो गया, टाइम 2 हो गया। कोई दिक्कत इसमें, बस टाइम के फॉर्मूला पे हम इसको पुट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सारा का सारा खेल टाइम का ही है। क्यों टाइम का है, क्योंकि देखो हिंट सबसे बेहतर आपका यहाँ पे दिया हुआ है टाइम के बारे में, इसलिए हम दोनों का टाइम पहले निकाल रहे हैं, और दोनों का जब टाइम निकल जाएगा दोनों को बाद में इक्वेट कर देंगे, बात खत्म। तो यहाँ पे हमारा दूसरे वाले केस में क्या निकल गया, 480 किलोमीटर उसको तो जाना ही है डिस्टेंस, और उसका स्पीड हमने माना था x, लेकिन वो अब क्या करता है, अपना 8 किलोमीटर घटा लेता है। तो ये हमारा क्या निकल गया, टाइम 2 निकल गया, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना है, क्या समझना है, हमारा ये पहला इक्वेशन और ये दूसरा इक्वेशन तैयार है। हम चाह रहे हैं कि दोनों आपस में अच्छा, ये भी टाइम है और ये भी टाइम है, हम चाह रहे हैं कि ये दोनों ना आपस में इक्वल हो जाए। 480 बाई एक्स इक्वल टू 480 बाई एक्स माइनस 8। हम चाह रहे हैं कि ये दोनों टाइम आपस में इक्वल हो जाए, हम चाह रहे हैं केवल। लेकिन सवाल कह रहा है कि नहीं, ये दोनों टाइम इक्वल कहाँ है, ये तो 3 घंटे का डिफरेंस भी तो है। तो अब जरा बताइए, ये 3 घंटा वो समय ज़्यादा कब लेता है, तब लेता है जब वो ट्रेन अपना स्पीड घटा लेता है, और स्पीड घट किस में रहा है, इस वाले में घट रहा है। तो अब जरा बताइए, अब हमको यहाँ पे वही याद करो अपना सबसे पहला वाला केस, जिसमें कि हमने बताया था कि कोई चीज़ यदि बढ़ा हुआ है तो उसको बराबर करने के लिए उसको घटा दो, या फिर दूसरी तरफ भी बढ़ा दो, हमने कहा था। और ये हमको याद आ रहा है, हमने एग्जाम्पल दिया था आपको एज वाले में, राम और श्याम का, शायद सबसे चैप्टर नंबर 3 में एज वाला वर्ड प्रॉब्लम जब बता रहे थे। तो अब यहाँ पे समझिए ध्यान से, पहला बात तो इसमें एक बार दोबारा बताते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ये हमारा नॉर्मल वाला टाइम निकल गया है, जिसमें कि हमारा ट्रेन बिल्कुल आराम से जा रहा था, ना ही अपना स्पीड घटा रहा था ना ही बढ़ा रहा था। और ये वाला हमारा तब का निकला जब वो अपना स्पीड 8 किलोमीटर पर हिसाब से 8 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से उन्होंने घटा दिया। हम कह रहे हैं कि ये दोनों टाइम आपस में इक्वल है। अच्छा, ये क्या दोनों टाइम है कि नहीं, बिल्कुल टाइम है, ये भी टाइम है और ये भी टाइम है, फॉर्मूला पे हम बैठा जाने कि ये भी टाइम और ये भी टाइम। हम कह रहे हैं कि ये दोनों आपस में इक्वल है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं, 3 घंटे का डिफरेंस भी है ना। तो अब 3 घंटा कह रहा है ना, अच्छा ये 3 घंटा उसको समय ज़्यादा कब लग रहा है, तब लग रहा है जब वो ट्रेन अपना स्पीड घटा लिया है। यानी कि घट किधर रहा है, इस वाले में या इस वाले में, इस वाले में घट रहा है। तो जब इस वाले में हमारा 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड घट रहा है, तो ये ना 3 घंटा समय ज़्यादा लेता है। इट मीन्स ये 3 घंटा ऑलरेडी ज़्यादा है। तो बताइए, अब बराबर करने के लिए क्या करेंगे, मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये समय हमारा 3 घंटा ऑलरेडी ज़्यादा ले रहा है, हम चाह रहे हैं कि दोनों आपस में इक्वल हो जाए। यदि ये 3 घंटा ऑलरेडी ज़्यादा ले रहा है तो 3 घंटा या तो आप इधर माइनस कर दो, यदि ज़्यादा ले रहा है तो। यदि आप माइनस नहीं करना चाहते हैं और ये 3 घंटा ज़्यादा ले रहा है तो 3 घंटा आप इधर भी प्लस कर दो ना, बराबर करने के लिए। कोई दिक्कत है इसमें, बात समझना है क्या कह रहे हैं। ये हमारा स्पीड जब 8 किलोमीटर पर आवर हिसाब से घटा लिया ना, तो 3 घंटा ये ज़्यादा ले रहा है वहाँ पहुँचने में, यानी कि ये ऑलरेडी 3 घंटा ज़्यादा ले रहा है। तो बराबर करने के लिए आप, यदि ये 3 घंटा ज़्यादा ले रहा है समय, तो इधर भी 3 घंटे से आप प्लस कर दो, या फिर आप प्लस नहीं करना चाहते हैं तो इधर भी आप 3 घंटे से क्या कर दो, ज़्यादा है तो माइनस कर दो। तो अब बताइए, अब आप क्या करना चाहते हैं, इधर 3 घंटा पहले से ज़्यादा है तो इधर आप माइनस करना चाहते हैं, या 3 घंटा इधर आप ऐड करना चाहते हैं, इसमें ऐड करना चाहेंगे। चलो, यदि हमारा 3 घंटा ऑलरेडी ज़्यादा है तो 3 घंटा आप कह रहे हैं कि सर इधर ऐड कर दो, तो बराबर हो जाएगा, 3 घंटा ऐड कर दिए, बात खत्म। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे,
3 घंटे को ऐड कर देंगे। अब ये दोनों हमारा बराबर हो गया, ठीक है। चलो अब इसको थोड़ा सा अब सॉल्व किया जाए, अब थोड़ा सा हमारा ये अच्छा बनेगा। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, चलो देखो एक काम करो, ये जो 3 है ना इसको आप इधर ही रहने दो, अच्छा रहेगा। 3 को अभी आप फिलहाल इधर रहने दो और इसी को उठाकर लेकर आप उधर चले जाओ, ठीक है। तो 3 तो हमारा इधर रहेगा ही, ये हमारा हो गया 480 डिवाइडेड बाई x माइनस 8, और इसको उधर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा -480 बाई एक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, 3 को उधर रहने दीजिए, इन दोनों का एलसीएम कितना x माइनस 8 और x। चलिए x माइनस 8 से x माइनस 8 कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा क्या बच जाएगा 480x माइनस, इससे हमारा x कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा हमारा, यानी कि 480 इंटू x माइनस 8। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आ जाइए। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ऊपर में तो हमारा 3 रहेगा, इधर हमारा 480x माइनस, इसको मिटा दें अब, (480x माइनस 480x प्लस 480 को आप मल्टीप्लाई करो 8 से, तो 0 सही है 3840। चलिए नीचे क्या रहेगा, नीचे तो हमारा यही रहेगा x इंटू एक्स माइनस 8। आगे बढ़ा जाए, चलिए इसको थोड़ा सा और सॉल्व किया जाए। ये हमारा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये प्लस में है और ये हमारा माइनस में है, कैंसिल हो गया। ऊपर में केवल हमारे पास बच गया 3840 बाई x माइनस 8। चलिए अब आप हमको एक बात बताइए, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, क्या यहाँ पे आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे से तो क्या हो जाएगा 3x इंटू एक्स माइनस 8, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो वही रहेगा हमारा, इट मीन्स 3840। आगे बढ़ते इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा 3x स्क्वायर माइनस 24x, इसको उधर लगाना चाहिए -3840 बराबर 0। कोई डाउट इसमें? चलिए अब मेरे हिसाब से ना इसको इतना करके नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ हमको कॉमन भी दिख रहा है, 3 कॉमन दिख रहा है हमको, 3 बाहर निकाल लेंगे, बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस, चलो इसको यदि हम करेंगे तो 1280 बराबर 0, सही है ना 1280, हाँ सही है। इस 3 को उधर लेकर आएंगे तो डिवाइड में 0 हो जाएगा, इट मीन्स हमारे पास केवल और केवल बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। बस बात खत्म हो गया। अच्छा अब एक बात बताइए, क्या यहाँ हमारा आंसर यहाँ पे आ गया, क्योंकि इसको सॉल्व करने के लिए नहीं कहा गया है, बस इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाके छोड़ने के लिए कहा गया है, ये हमने कर दिया। लेकिन यदि सवाल में कह देता कि ट्रेन का स्पीड निकाल के बताओ, तो क्या अब ये नहीं बन जाता? इसको सॉल्व करने का आपके पास 2 तरीका है। मान लीजिए आपको फैक्टराइजेशन मेथड हार्ड लग रहा है, और लगना भी चाहिए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा संख्या जो है ना हमारा बड़ा वाला है, नंबर बड़ा है, तो फैक्टराइजेशन मेथड ऑब्वियस सी बात आपको थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा। कोई बात नहीं, क्वाड्रेटिक फार्मूला तो है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के इसको आप यदि चाहें तो सॉल्व भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें, लेकिन करना नहीं है क्योंकि सवाल में नहीं कहा गया था। अब जिसमें सवाल में कहा गया उसको सॉल्व करके देखते हैं हम लोग कितना आता है। चलिए वो वाला भी सवाल हमारा कुछ इसी प्रकार का है, इस वाले में कोई डाउट नहीं ना, और इसी प्रकार का कुछ सिचुएशन हम लोग उधर भी क्रिएट करेंगे, उधर भी हमारा 2 सिचुएशन क्रिएट होगा। क्या कहा गया पहले सवाल समझेंगे, और ये लगभग उसी प्रकार का सवाल है, सेम टू सेम। अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर, अच्छा इसमें था 480 और इसमें था हमारा 360। अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि एक ट्रेन है जिसको 360 किलोमीटर तय करना है दूरी, ठीक है, और वो भी ट्रेन हमारा बिल्कुल यूनिफॉर्म स्पीड में जा रहा है, यानी कि वो अपना स्पीड ना ही घटा रहा है ना ही बढ़ा रहा है, बस आराम से एकदम एक गति से जा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अब यहाँ पे स्पीड क्या, अच्छा इस वाले में स्पीड क्या कर रहा था, वो इसमें कम कर रहा था, लेकिन इसमें क्या कर रहा है बढ़ा रहा है, थोड़ा सा बस अलग कर दिया ना। अब यहीं पे बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, लेकिन कंफ्यूज होना नहीं है, बताते हैं क्या करना है, इसमें बताते हैं, है वही चीज बस।
तो अब यहाँ पे ट्रेन क्या कर रहा है, अपना स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से बढ़ा दे रहा है। अब आप खुद सोचिए, चलो हम इसको ढक देते हैं कुछ देर के लिए। यदि ट्रेन अपना स्पीड बढ़ा रहा है तो उसको वहां पहुंचने में समय कम लगेगा या ज्यादा? कम लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस, ऑब्वियस सी बात है, जब ट्रेन हमारा स्पीड बढ़ा लेगा तो वो जल्दी पहुंच जाएगा। तो 1 घंटा वो पहले पहुंचा रहा है, यानी कि पहुंचने में घंटा समय वो कम ले रहा है, इसका मतलब 1 घंटा पहले पहुंच गया। ठीक है, आगे फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। अब इसमें आपको स्पीड निकालना, क्या आपको स्पीड इसका मालूम है? नहीं मालूम है, तो एक्स मान लेंगे। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, let the speed of train be x किलोमीटर पर आवर। हमने ट्रेन के स्पीड को x किलोमीटर पर आवर मान लिया। और यहाँ पे भी हमारा 2 सिचुएशन क्रिएट होगा, एक होगा नॉर्मल वाला और दूसरा होगा हमारा थोड़ा सा डिफरेंट वाला। चलिए फिर से आप हमको बताइए कि टाइम का फॉर्मूला क्या, फिर से डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड। चलिए सबसे पहला हमको इसमें बताइए t1 का वैल्यू, यानी कि तब का हमको इसमें आप बताइए टाइम का, यानी कि इसमें समझिएगा ध्यान से हम क्या कह रहे हैं। इसमें हमको टाइम के फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करके तब का बताइए जब ट्रेन ने अपना स्पीड कुछ नहीं किया था, बढ़ाया भी नहीं था, घटाया भी नहीं था, कुछ नहीं। तो बताइए डिस्टेंस बाय स्पीड होता है टाइम का फॉर्मूला, तो उसको डिस्टेंस कितना जाना है? 360 जाना है, और उसको स्पीड कितना है? उसका स्पीड x है। तो ये हमारा पहला वाला उसका टाइम निकल गया। ठीक है, अब थोड़ा सा डिफरेंट केस ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए उसको जाना तो 360 ही है, जाना तो 360 ही है, और उसका स्पीड कितना है? x है। लेकिन अब क्या कर दे रहा है, वो अपना स्पीड को बढ़ा दे रहा है, कितना? 5 किलोमीटर, यानी कि ये हमारा स्पीड माना हमने, तो इसी में 5 क्या कर दे रहा है, वो बढ़ा दे रहा है, और ये हमारा निकल गया टाइम 2। कोई दिक्कत इसमें? अब यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं हो जाएगा कि सर यहाँ पे टाइम 2 लिख के ये आप क्या लिख दे रहे हैं, कुछ नहीं, फॉर्मूला पे लिख रहे हैं हम लोग। टाइम का फॉर्मूला क्या? डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस इसका इतना है, स्पीड इस बार हमारा इतना हो गया इसमें, क्योंकि 5 किलोमीटर वो बढ़ा दिया। इसमें हमारा कितना हो गया डिस्टेंस ये, और स्पीड हमारा इसमें ये नॉर्मल है हमारा, इसमें तो बढ़ा भी नहीं रहा है, नॉर्मल अपना जा रहा है। चलिए अब हम चाह रहे हैं कि टाइम 1 और टाइम 2 दोनों इक्वल कर दे, हम चाह रहे हैं केवल, अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं, ये हम चाह रहे हैं 360 बाई एक्स को हम 360 बाई एक्स प्लस 5 को हम चाह रहे हैं ना कि दोनों को हम इक्वल कर दे। हम कह रहे हैं कि दोनों आपस में इक्वल है, लेकिन सवाल कह रहा है कि नहीं, इक्वल नहीं है। सवाल कह रहा है ना कि देखो इस वाले केस में जब ट्रेन ने अपना स्पीड क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तो इस केस में वो टाइम क्या ले रहा है, 1 घंटा कम ले रहा है। इसी प्रकार का केस है, सोचिएगा जरा, ये हमारा टाइम कब का है, तब का है जब उस ट्रेन ने अपना स्पीड बढ़ा दिया। और कह रहा है ना कि देखो जब ट्रेन अपना स्पीड बढ़ा रहा है ना तो वो 1 घंटा टाइम कम ले रहा है, यानी कि ये ऑलरेडी 1 घंटा कम है। तो बराबर करने के लिए आप क्या कर सकते हो, यदि ये ऑलरेडी 1 घंटा कम है तो इधर भी 1 घंटा कम कर दो, या फिर यदि आप वो नहीं करना चाहते हैं, यदि 1 घंटा ये हमारा ऑलरेडी कम है तो 1 घंटा इसमें ऐड कर दो ना, तो 2 केस आपके पास बनता है। तो यदि ये हमारा 1 घंटा ऑलरेडी कम है तो आप क्या करना चाहेंगे, इसको भी कम करना चाहेंगे या इसमें ऐड करना चाहेंगे? इसमें कम करना चाहोगे, चलो कम कर दो, तो इसमें क्या कर देंगे -1 हो गया बराबर। अब बस इसको आप सॉल्व करो, बात खत्म। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। एक काम करो, क्या करो, -1 को उधर लेकर चले जाओ और इसको उधर लेकर आ जाओ। 360 बाई एक्स इधर ये आएगा तो -360 बाई एक्स प्लस 5, और ये बराबर 1 हो जाएगा, उसको उधर भेज देंगे। अब इसमें बताइए एलसीएम कितना आएगा, x इंटू एक्स प्लस 5, x है तो x कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा बचेगा, यानी कि 360 इंटू एक्स प्लस 5 माइनस इससे ही हमारा कैंसिल, ये हमारा इससे इंटू हो जाएगा, यानी कि 300x। कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें थोड़ा सा और सॉल्व कर लिया जाए तो ये हमारा हो जाएगा 360x प्लस 360 को 5 से कर देंगे तो 0 56 33 की जरूरत में 3 15 16 17 18 1800 1800। आगे बढ़िए, -360x डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स प्लस 5,
बराबर 1। एक स्टेप और यहाँ पे कर लेते हैं। चलो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये प्लस में और ये हमारा माइनस में कैंसिल हो जाएगा। ऊपर में केवल क्या बच गया 1800 और इधर हमारा x इंटू एक्स प्लस 5 डिवाइडेड बाई 1। नीचे कुछ नहीं तो 1 भी दे दो, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी अभी आपको यहाँ पे सॉल्व करना है इसीलिए हम दे रहे हैं। चलिए अब इसमें आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। इसको आप 1 से करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही नंबर आएगा। इस पूरे को भी आप इससे करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही नंबर आएगा। इट मीन्स ये हमारा हो गया 1800 बराबर x इंटू एक्स प्लस 5। डाउट जहां पे हो तुरंत पूछिएगा, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व किया जाए। तो 1800 इधर रहेगा हमारा, ये हमारा एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5x। एक काम करो आप इस 1800 को उधर लेकर चले जाओ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 बराबर 0 हो जाएगा। चलिए ये हमारा अब आ चुका है अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, ठीक है। अब इसमें आपको स्पीड ऑफ द ट्रेन पूछा गया था। इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास दो तरीका है, फैक्टराइजेशन मेथड और एक हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाला। चलिए लेकिन मेरा सजेशन आपसे यहाँ पे ये रहेगा कि आप इसमें फैक्टराइजेशन मेथड मत लगाओ, क्योंकि वैल्यू थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए आप इसमें लगा दो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाला, ठीक है। चलिए फॉर्मूला लगाने से पहले आप हमको इसमें बताइए ए बी और सी का वैल्यू कितना है। पहले ए का वैल्यू, फिर बी का और फिर सी का बताइए। ए का 1, बी का 5, सी का माइनस 1800, माइनस बोलना है। चलिए अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है उसको देख लेते हैं। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ca डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। इसी पे अब आपको पुट करना है वैल्यू माइनस बी, माइनस हमने दे दिया, बी का वैल्यू कितना 5 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर यानी कि 5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू सी यानी कि माइनस 1800 इंटू ए का मतलब 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए का मतलब 1। इसको सॉल्व और किया जाए थोड़ा सा। x इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस रूट अंडर 25 प्लस 7200 डिवाइडेड बाई 2। इसमें तो कोई डाउट नहीं ना, आगे बढ़ते हैं फिर। चलो इधर इसको मिटा देते हैं, केवल ये वाला मिटाएंगे, क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन तो थोड़ा सा रहने दो। हाँ ये वाला बस सॉल्यूशन इसके मिटा देते हैं। चलिए देखा जाए, x इज इक्वल टू माइनस 5 तो रहेगा प्लस माइनस रूट अंडर, उसको ऐड करेंगे कितना आएगा 7225 डिवाइडेड बाई 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। x इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस, देखो इसका ना कुछ मत करो, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, बस काम आराम से हो जाएगा। 7225 इसको यदि हम 5 से करेंगे तो 1, एक मिनट, फिर 4, फिर 4, 1 से करेंगे, 1 मिनट रुक जाओ, 5, 2 से करेंगे तो 5 और 20, फिर 2 से करेंगे 4, फिर 5 से, सही है। चलो फिर से 5 से करते हैं, ये हमारा हो जाएगा 2 बार में, 8 बार में, 9 बार में, ठीक है। अब तो ये डायरेक्ट 17 से लगेगा, देखो कितना आराम से बन गया है ना। तो यहाँ पे देखिए इसका एक पेयर बन गया, इन दोनों का भी एक पेयर बन गया, यानी कि 17 5 जा 17 5 85 85 यानी कि 85, बस बात खत्म। यानी कि इसके बदले में हमने 85 लिख दिया। तो बड़ा नंबर देख के रूट के अंदर घबराना नहीं है, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आप कर लो, आसान से बन जाएगा, ठीक है। बच्चे यहीं पे घबरा जाते हैं कि अरे बाप रे इतना बड़ा नंबर आया कैसे बनेगा, वो और आसान से बन जाएगा, बस घबराना नहीं है। आगे बढ़ते हैं, डिवाइडेड बाई 2। अब आपको मालूम है यहाँ से हमको 2 वैल्यू निकालना है इसका। x इज इक्वल टू, चलो पहले हम पहला प्लस वाला कर लेते हैं, प्लस 85 और ये हमारा 2 कॉमा माइनस 5, अब माइनस वाला कर लो, माइनस 85 बाई 2। करना कुछ नहीं है, बस यहाँ पे प्लस माइनस है, एक बार प्लस वाला ले लो, एक बार माइनस वाला ले लो। चलिए x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 40। अरे पहले ये इतना बोलो,
80/2 और ये हमारा -90/2। अब यहाँ पे हमारा x का वैल्यू आएगा 40 होगा एक, और एक हमारा हो जाएगा -45। चलो अब यहाँ पे आपको समझना है, कॉमन सेंस लगाना है, ठीक है। x का दो वैल्यू आपके पास आया, एक 40 जो कि पॉजिटिव में है और एक 45 जो कि नेगेटिव में है, और ये x का वैल्यू है। और x आपने किसको माना था? ट्रेन के स्पीड को। तो क्या कभी भी स्पीड हमारा नेगेटिव में होता है क्या? नहीं होता है। इट मीन्स -45 को नेगलेक्ट करना है। आपका फाइनल स्पीड ट्रेन का आया कितना? 40 किलोमीटर पर आवर। बस, तो यहाँ पे लिख देंगे हैंड्स, तो माइनस वाला बिल्कुल भी नहीं लेना है। हैंड्स स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 40 किलोमीटर पर आवर। अब कोई पूछ दे कि बताओ आपने ये माइनस वाला क्यों नहीं लिया, तो आपको बताना है कि देखो ट्रेन तो हमारा नॉर्मल जा रहा है, तो ट्रेन का स्पीड कभी नेगेटिव में कैसे हो सकता है? पॉजिटिव में होगा हमेशा, है ना। कोई दिक्कत इसमें? तो इस प्रकार से हमारा सवाल ये वाला बन गया, और यहाँ से हमारा ये टॉपिक भी खत्म होता है और ये चैप्टर भी खत्म होता है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग। अब मेरे बातों का आप एक मिनट समझिए पहले। ये चैप्टर यहीं पे हमारा खत्म होता है, ठीक है। ये चैप्टर हमारा बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। इसमें यदि हम लोग थोड़ा सा शुरू वाले क्लास से लेकर आज तक यदि हम लोग बात करें, क्या पढ़ा हम लोगों ने? बेसिकली इसमें कुछ था नहीं। पहले हम लोगों ने देखो इसमें दो तीन बातें जो कि आपको याद रखना है। पहला तो ये फैक्टराइजेशन मेथड, वो ठीक है। उससे यदि सवाल नहीं बन रहा है तो फिर आप बनाओ क्वाड्रेटिक फार्मूला से, और क्वाड्रेटिक फार्मूला का दूसरा नाम सिद्धाचार्याज रूल, याद आ गया आपको। उसके बाद इसका जो सबसे तीसरा वाला इंपॉर्टेंट हिस्सा था वो था हमारा नेचर ऑफ रूट्स, वो भी इंपॉर्टेंट था, जिसमें कि तीन चीजें हमारा, है ना। नेचर ऑफ रूट्स के बाद सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम, और इस प्रकार के वर्ड प्रॉब्लम में आपको उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट की जरूरत क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि ये सबका सब चीज़ हम लोग अपने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा बड़ा ही खूबसूरत सा चैप्टर था, खत्म हो गया। अगले वाले क्लास में हम लोग मिलेंगे अपने एक नए चैप्टर के साथ और एक नई शुरुआत के साथ। और हाँ, इस चैप्टर में कहीं पे कोई डाउट रहा हो किसी भी टॉपिक में तो आप लोग एक बार कमेंट कर लीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।